हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो डेरिवेशन है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए तथा इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। या तो यही प्रश्न इस तरीके से भी लिख के आ सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत सारे तरीके से देखो प्रश्न लिखा होगा, वहाँ पे आपको प्रश्न ही समझना है कि प्रश्न आपका किस तरह से पूछा है और पेपर में कितना लिखना है। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसकी संरचना, इसका सिद्धांत, इसकी क्रियाविधि, इसकी चित्र, प्रतिबिंब का बनना, सारी चीज़ें जितना भी इसके बारे में है मैं सारे टॉपिक को डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आपका पहला तो यही है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो आपको क्या लिखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो लिखेंगे यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बड़े आकार में देखे जा सकते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। क्या लिखना है आपको, सीधा सा लिखना है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बड़े आकार में देखे जा सकते हैं और इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। ये आपको इसकी डिफिनेशन में लिख देना है। इसके बाद इसकी आती है संरचना। संरचना में आपको फिगर छोटा सा बनाना है और क्या लिखना है इसमें, देखो इसमें एक धातु का बेलनाकार नलिका लगा होता है। देखो ये लगा ना, इसमें धातु का एक बेलनाकार नलिका लगा होता है जिसके एक सिरे पर, देखो इसके एक सिरे पर या एक द्वारक पर, देखो ये वाला छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं तथा इसके दूसरे द्वारक पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें दंड चक्र व्यवस्था लगा होता है जो इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इतना चीज आपको इसकी संरचना के बारे में लिख देना है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि इसमें धातु का एक बेलनाकार नलिका लगा होता है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इस लेंस को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंड चक्र लगा होता है। तो ये इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका आता है प्रतिबिंब का बनना। तो इसके आगे समझने के लिए तो यहाँ तक तो आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं और इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका संरचना देखा है। संरचना में भी आपको कुछ नहीं याद करना है, सीधा से आपको ये फिगर देखना है। इसमें एक बेलनाकार नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंड चक्र व्यवस्था लगा होता है। यहाँ तक आपको संरचना में लिख देना है। इसके बाद की आपकी हेडिंग आती है प्रतिबिंब का बनना। तो ये आपको फिगर याद कर लेना है। अगर ये फिगर आपको याद रहेगा तब ये डेरिवेशन आप आसानी से कर पाओगे। तो ये फिगर आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, अब इस फिगर की सहायता से हम पूरे चित्र को समझेंगे। देखो यहाँ फिगर में क्या है, इसमें दो लेंस है। एक आपका LO को हम पढ़ेंगे अभिदृश्यक लेंस और LE को पढ़ेंगे नेत्रिका लेंस। तो मुख्य अक्ष पर दो लेंस हैं, एक आपका अभिदृश्यक लेंस है और एक आपका नेत्रिका लेंस है। अभिदृश्यक लेंस से D दूरी पर
एक बिंदु ए बी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका बी है, ए बी स्थित है। बस ज़्यादा रचना आपको नहीं लिखना है क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, तो बस आपको इतना सा दर्शा देना है। यहाँ पर हमने 2 लाइन लिख भी दिया है कि मुख्य अक्ष पर 2 लेंस अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका स्थित हैं। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यहाँ तक आपको लिख देना है। देखो संरचना बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है क्योंकि जो डेरिवेशन है वो थोड़ा बड़ा है, तो बस इतना बहुत है। अब इसी चित्र की सहायता से हम पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम प्रतिबिंब का बनना दर्शाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। आवर्धन आप हमारे साथ लिखना नहीं, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद लिखना। ये सारी चीज़ें हमने लिखा भी है लेकिन मैं आपको लिखकर समझा दे रहा हूँ। आवर्धन क्षमता बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, आँख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। दर्शन कोण हमने सारी चीज़ें लिखी है, पहले आप समझ लीजिए फिर आप लिखना। और फिर यहाँ पर लिखेंगे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, आँख पर बना दर्शन कोण, ठीक है, दर्शन कोण। तो आवर्धन क्षमता को यम से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण बीटा हो जाएगा और वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण अल्फा हो जाएगा। लिखेंगे यदि अल्फा तथा बीटा के मान बहुत कम है तो अल्फा बराबर हम tan अल्फा लिख सकते हैं तथा बीटा बराबर हम tan बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m बराबर बीटा की जगह पे tan बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे tan अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। बीटा की जगह tan बीटा, अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा। अब यहाँ पे tan बीटा और tan अल्फ़ा ढूंढेंगे कहाँ पे, देखो tan अल्फ़ा यहाँ पर है, ये ना tan अल्फ़ा कहाँ पे है, ए बी ओ, देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी और ओ, ये आपका tan अल्फ़ा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में tan अल्फ़ा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। अब यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा ए बी और आधार आपका क्या हो जाएगा बी ओ। तो लंब आपका हो जाएगा ए बी और आधार आपका हो जाएगा बी ओ हो जाएगा। अब देखेंगे tan बीटा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये बीटा कोण है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे बिंदु आपका ये ई है, ठीक है। यहाँ छोटा सा लिखा भी है, ये ई है और ये आपका बीटा है। तो ई बी डैश ए डैश इस वाले त्रिभुज में आपका बीटा कोण बन रहा है और लंब आपका क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, आधार हो जाएगा बी डैश ई। तो यहाँ पर लिखेंगे tan बीटा कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में हो जाएगा tan बीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, आधार आपका हो जाएगा ई बी डैश। अब देखो ये दोनों मान tan अल्फ़ा और tan बीटा का मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा m बराबर बीटा की जगह पे रखेंगे ए डैश बी डैश बटे में हो जाएगा ई बी डैश, पूरे के बटे में अल्फ़ा का मान रखेंगे तो हो जाएगा ए बी बटे में बी ओ। इसको अगर हम पलट देंगे तो हो जाएगा m बराबर ए डैश बी डैश बटे में आपका हो जाएगा ई बी डैश। इसको पलट देंगे तो बी ओ जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा आपका ए बी, बटे में आपका आ जाएगा ए बी आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, देखो ओ से लेके बी तक की जो दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी डी हो जाएगी और इसके विपरीत दिशा में, लेंस के विपरीत दिशा में है, इस कारण यह माइनस में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी बराबर, ओ बी की जगह पे हम रखेंगे माइनस में डी, लेंस के विपरीत दिशा में इसलिए माइनस में रखे हैं, लेंस के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। और ये क्या है, ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m बराबर ए डैश बी डैश और बटे में हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। ए बी को इसके साथ में लिख सकते हैं और बी ओ की जगह पे माइनस में डी लिखेंगे और बटे में आपका हो जाएगा ई बी डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक लिखते हैं,
इसके बाद फिर से आते हैं प्रश्न में। देखो प्रश्न में क्या है, अगर देखा जाए तो ए बी ओ और एक त्रिभुज यहाँ पे देखो ओ ए डैश बी डैश और ए डैश, मतलब ये वाला एक त्रिभुज और ये वाला एक त्रिभुज, मतलब ओ देखो इसके साथ भी है और इसके साथ भी, दोनों त्रिभुज के साथ में ओ है, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, समरूप त्रिभुज बनेगा। तो लिखेंगे ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा लंब बटे में लंब बराबर आधार बटे में आधार। तो लंब का फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो इसकी जगह पे लंब रहेगा ए डैश बी डैश, और इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है तो ए बी है, तो बटे में आपका ए बी हो जाएगा। आधार आपका क्या है बी डैश से लेके ओ तक, तो बी डैश ओ, और इसका आधार क्या हो जाएगा बी से लेके ओ तक, इसका आधार हो जाएगा बी से लेके ओ तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे ये वाला वैल्यू, देखो ये वाला जो मान है, ये वाला मान यहाँ पर भी तो लिखा है, तो इस वाले मान की जगह पे ये वाला मान हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से कुछ दूरी भी यहाँ से निकालेंगे, तो पहले मान उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m बराबर, इन दोनों की जगह पे हम ये रखेंगे ओ बी डैश बटे में बी ओ रखेंगे, गुणे में माइनस में डी रखेंगे और बटे में ई बी डैश रखेंगे। अब यहाँ पे ओ बी डैश ये किसका मान है, तो यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में ओ बी डैश कहाँ पे, देखो ओ से लेके बी डैश तक, और ये आपका क्या है, ये आपका है प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस के दिशा में है, मतलब जिधर लेंस है उसी दिशा में है, तो प्लस में होगा। तो यहाँ पे बी और कौन से अभिदृश्यक लेंस के लिए, तो यहाँ पे नॉट, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। बी और यहाँ पे ओ, कहाँ पे बी ओ, देखो बी और ओ ये क्या है, यहाँ से वस्तु की दूरी है और लेंस के विपरीत दिशा में है, तो लेंस के विपरीत दिशा में क्या होगा माइनस में होगा यू, और यहाँ पर ओ लगा देंगे। यहाँ पर ई बी डैश लिखा है, ई बी डैश ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, ई से लेके बी डैश तक, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, पर ई लग जाएगा माइनस में, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो देखो इन सब की जगह पे मान उठा के रखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा m बराबर ओ बी डैश की जगह पे बी नॉट हो जाएगा, बी ओ की जगह पे माइनस में यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में डी हो जाएगा, ई बी डैश की जगह पे माइनस में यू और यहाँ पर ई हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, परंतु अभी भी डेरिवेशन प्रूव्ड नहीं हुआ है, अभी हम और आगे करते हैं। तो हमारा काटने पर ये वैल्यू आया था, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे नेत्र लेंस के सूत्र से, नेत्र लेंस के सूत्र से फार्मूला क्या हो जाएगा 1/में f, लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/में f बराबर 1/में v माइनस में 1/में u। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे e लगा देंगे, यहाँ पे e लगा देंगे, यहाँ पे e लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वी ई जो होगा ये आपका माइनस में होगा विपरीत दिशा में होने के कारण, यू ई जो है ये भी आपका माइनस में होगा विपरीत दिशा में होने के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में यफ, यहाँ पर ई हो जाएगा, ये माइनस में 1/में वी ई हो जाएगा, और ये पहले से माइनस है और ये माइनस की वजह से प्लस में हो जाएगा। इस वाले को हम इधर भेजेंगे तो 1/में यू ई बराबर आपका हो जाएगा 1/में यफ ई, माइनस को इधर भेजेंगे प्लस में 1/में वी ई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो यू ई हमने क्यों लिया, क्योंकि यू ई का मान यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है d/में यू ई ना, d/में यू ई आ रहा है कि नहीं, तो इसी का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखो d है, पर यहाँ पे तो d है नहीं, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, d से गुणा करने पर हम यहाँ पे d से गुणा करेंगे, हो जाएगा d/में यू ई हो जाएगा बराबर, यहाँ पे d से गुणा करेंगे d/में यफ ई हो जाएगा, प्लस में d और बटे में वी ई हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/में वी ई, और यहाँ पर भी d/में आपका क्या लिखा है d/में यू ई, और यहाँ पे देखो d/में यू ई,
तो इसका मान उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको हम क्या माने 2, इसको मान लेते हैं 3, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, यम लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एम माइनस में बी नॉट बटे में यू नॉट और डी बटे में यू ई का मान हमने निकाल लिया है, तो वही यहाँ पर रखेंगे। एम बराबर माइनस में बी नॉट बटे में यू नॉट और डी की जगह पे डी बटे यू ई, इस पूरे की जगह पे ये मान उठा के रखेंगे। क्या हो जाएगा डी बटे में एफ ई प्लस में डी बटे में वी ई, ये हो जाएगा इसका आवर्धन क्षमता। अब यहाँ से दो केस होगा। पहला, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो। अगर न्यूनतम दूरी पर बना होगा, क्या प्रतिबिंब मतलब वी न्यूनतम दूरी पर बना होगा, तो वी की जगह पे क्या रखेंगे, डी रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर माइनस में वी नॉट बटे में यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा डी बटे में एफ ई प्लस में डी और वी की जगह भी डी रखेंगे, ये डी से डी कट जाएगा, आ जाएगा m बराबर माइनस में वी नॉट बटे में यू नॉट 1 प्लस में डी बटे में एफ ई। ठीक है, ये आपका पहला हो गया प्रूव्ड। लेकिन अभी दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, यदि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने तो तब क्या फार्मूला हो जाएगा, मतलब वी कह रहा है कि अनंत दूरी पर बने, तो वी की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इनफाइनाइट। तो फार्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस में वी नॉट बटे में यू नॉट डी बटे में एफ ई प्लस में डी और वी की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, और इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो आ जाएगा m बराबर माइनस में वी नॉट बटे में यू नॉट, ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका d बटे में एफ ई, ये हो जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ पर प्रूव्ड हुआ है और एक फार्मूला यहाँ पर प्रूव्ड हुआ है। देखो डेरिवेशन तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करते हुए आओगे तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ का मैं मतलब भी बता दे रहा हूँ। यम आपका आवर्धन क्षमता होता है, यम आपका आवर्धन क्षमता होता है। अगर हम यू नॉट लिखे हैं मतलब अभिदृशक, जब भी यू नॉट लिखें तो अभिदृशक लेंस से वस्तु की दूरी है, यू के लिए वस्तु की दूरी, और वी नॉट लिखे हैं और यहाँ पे ओ लगाए हैं ना, तो ये अभिदृशक लेंस से फोकस वो प्रतिबिंब की दूरी है। और यहाँ पे डी आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जहाँ पर आपको हमेशा 25 रखना है। और एफ ई आपका क्या है, तो ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। तो देखो ये डेरिवेशन हमने कहा था, हमने पहले से भी लिखा है यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा भी दिया था। आपने सबसे पहले आवर्धन क्षमता लिखा था, आवर्धन क्षमता का फार्मूला भी हमने लिखा था कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। फार्मूला यहाँ अल्फा बीटा का मान बहुत कम है, तो अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, m बराबर tan अल्फा बटे tan बीटा लिखे थे। ये हमने त्रिभुज कहाँ से लिया था, कौन सा कोण रखा था, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही समझा दी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेम ऐसे आपको लिखते जाना है। आगे भी देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर OB की जगह -d रखे थे, इसके बाद ये पूरा वैल्यू उठा के रखे हो, ये पूरा का पूरा मान जैसे जैसे मैंने बताया था समरूप त्रिभुज को लिया था, फार्मूला लगाया था लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, दोनों वैल्यू को उठाया था, इन दोनों की तुलना की थी यहाँ पे, और इसकी जगह पे B' बटे में OB का मान उठा के रखा था। यहाँ से इन सारी चीज़ों की दूरी उठा के हमने रखा था। यहाँ पे -d बटे में माइनस में UE रखा था, माइनस से माइनस कट जाएगा,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बटे में यू ई, यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 1 बटे में एफ ई बराबर 1 बटे में वी ई, यहाँ पे यू ई हो जाएगा, यहाँ पे भी यू ई हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों पक्षों में डी से गुणा कराए थे। ठीक है, डी से गुणा कराने के बाद आपका डी बटे में यू ई आ गया था। इसके बाद समीकरण 3 में डी बटे यू नॉट का मान रखा गया था, मान यहाँ पर रखे थे। और यदि प्रतिबिंब आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो वी ई की जगह पे डी रखे थे, कट गया था, 1 आ गया था। और दूसरा केस आपका क्या था कि यदि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने, तो ये आपका फार्मूला आया था। तो दोस्तों मैंने पूरा डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझाया है। डेरिवेशन बड़ा ज़रूर है, अगर एक बार आप फिर से पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से याद। टॉपिक है वो है बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए और इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये पूरा डेरिवेशन हम कैसे करेंगे और कहाँ तक करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपको बायो-सेवर्ट का नियम पता होना चाहिए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको बायो-सेवर्ट के नियम में लिखना है कि सर्वप्रथम ओस्टर्ड, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओस्टर्ड, उन्होंने बताया कि जब किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। देखो लिखा भी है कि सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया गया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सेवर्ट ने इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। आपको इतना लिखना है और आपका पूरा का पूरा नियम खत्म हो जाएगा। क्या लिखना है कि ओस्टर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद क्या, इसके बाद बायो तथा सेवर्ट ने इन्हीं के प्रयोगों को उठाए और उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इतना आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आगे आपका क्या है, इसका सूत्र का निगमन आप कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो सूत्र के निगमन में आपको ये फिगर याद कर लेना है और इस फिगर की सहायता से ही आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, जिसमें देखो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ए से लेके बी तक आपका एक रेखाखंड डेल्टा यल है। यहाँ पे बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने जितना बताया बस रचना में आपको इतना लिखना है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे रेखाखंड डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो रचना में हमने लिखा भी है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे रेखाखंड डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको रचना में लिख देना है। अब देखो इसी चित्र की सहायता से आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है और कैसे करना है वो हम समझते हैं। देखो यहाँ पे 4 बिंदु है, एक आपका आर है, एक आपका धारा आई है, एक आपका कोण थीटा है, एक आपका रेखाखंड डेल्टा एल है। और इन्हीं चारों को हम चारों की सहायता से पूरे डेरिवेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो 4 स्टेप में पहला स्टेप आप क्या लिखोगे कि रेखाखंड या चालक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, पहला स्टेप आपको ये लिखना है। मतलब कौन सा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगी किसके, धारा आई की। पहला स्टेप में आपको ये लिखना है। दूसरा स्टेप आपको क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा स्टेप में आपको ये लिखना है, मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल के। तीसरा स्टेप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये आपका तीसरा समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण, ये आपका पहला समीकरण। इसके बाद एक लाइन और लिखना है, चौथा स्टेप, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको लिखना है। मतलब डेल्टा वी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में कर देंगे 1/r का स्क्वायर। समीकरण कौन सा हो जाएगा? 4। देखो 4 स्टेप आपको लिखने हैं। पहले स्टेप में क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हो जाएगा डेल्टा बी, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, समीकरण सेकंड। तीसरा, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथा स्टेप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण हो जाएगा 4। ये चारों समीकरण के बाद आपको क्या करना है? लिखना है आपको उपरोक्त समीकरणों से। ठीक है, आपको क्या लिखना है? उपरोक्त समीकरणों से। तो यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों से हो जाएगा आपका डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई लिखे थे, इसके बाद डेल्टा एल लिखे थे, साइन थीटा लिखे थे, बटे में आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप डेल्टा बी लिखोगे, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे, हो जाएगा म्यू नॉट, बटे में हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आई, यहाँ पे डेल्टा एल, यहाँ पे साइन थीटा, बटे में आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ म्यू नॉट बटे में 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 10⁻⁷। ठीक है, कितना लिखेंगे? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? म्यू नॉट को अगर देखा जाए, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न में म्यू नॉट का मान पूछा जाए तो आपको पता, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर क्या होता है? बराबर होता है 10⁻⁷। तो यहाँ पे म्यू नॉट बराबर 4 पाई को इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये भी आपका हो जाएगा। धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और हर बार प्रश्न जरूर आता है। 3 नंबर में पूछा जाएगा, आपको कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका प्रश्न में सबसे पहले ये आपको फिगर याद कर लेना है
और इसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक तार है आपका PQ है और एक तार है आपका RS, और अनंत लंबाई के तार हैं जिसको हम रिज्ड रेखीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो तार होंगे वो अनंत लंबाई के होंगे। इस वाले तार में I1 की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 की धारा प्रवाहित हो रही है, इनके बीच का जो दूरी है वो आपका R है। यहाँ पर भी ये फिगर है, इसमें देखो एक बल इस दिशा में विपरीत दिशा में और एक इसके विपरीत, मतलब एक बल इस साइड में लगेगा तो दूसरा बल इस तरफ लगेगा। तो ये दोनों चित्र को आप समझ गए हैं। क्या लिखना है आपको, लिखना है कि माना दो सीधे लंबे समांतर तार PQRS वायु या निर्वात में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यदि तार PQ और RS दिखा ना, यदि तार PQ और RS के बीच की दूरी R हो तो इन पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक आपको लिखना है। क्या क्या समझ लेते हैं फिर से। हमने लिखा है कि माना दो सीधे लंबे समांतर तार PQRS वायु या निर्वात में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यदि तार PQ और RS के बीच की दूरी R हो तो इन पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चलो यहाँ पे R हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं, ठीक है। R हो तो इन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, B बराबर, अगर दो तारों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो फार्मूला हो जाएगा μ0 बटे में 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे I देखो पहले वाले तार के लिए I1 और बटे में यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा R, समीकरण हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। हम पहले तार के लिए निकाल रहे हैं PQ के लिए, तो B बराबर हो जाएगा μ0 बटे में 2 पाई इंटू I1 बटे में R, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B के कारण, चुंबकीय क्षेत्र को B से कहते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र B के कारण PQ L लंबाई पर लगने वाला बल, तो बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर, यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, लॉरेंज बल। फार्मूला होता है IBL, यहाँ पे होता है साइन थीटा, पर यहाँ पे I1 लिखे हो ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I2 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बराबर लंबवत है तो 90 अंश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर I2 हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, L हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 90 अंश, समीकरण हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में B का मान, देखो B का मान यहाँ पर उठा के रखेंगे तो हो जाएगा F बराबर I2 हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा, साइन 90 अंश की जगह पे 1 हो जाएगा, B की जगह पे हो जाएगा μ0 बटे में 2 पाई, यहाँ पे I1 बटे में हो जाएगा R, यहाँ पे आपका हो जाएगा F बटे में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो यल आपका क्या है, गुणे में है, तो यहाँ पे यल आ जाएगा बटे में, F बटे में L बराबर μ0 बटे में हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, बटे में R लिखा है, बटे में R हो जाएगा। यही आपको प्रूव्ड करना था और यहाँ तक ही पेपर में आपको लिखना है। लेकिन यहाँ की बात कुछ अगर केस होते हैं, पहला केस यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा समान हो, ठीक है, धारा समान हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा I1 बराबर I2, मतलब दोनों समान है तो इसकी जगह पे हम I लिख सकते हैं, तो यहाँ पे I हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा F बटे में L बराबर μ0 बटे में 2 पाई, यहाँ पे I इंटू I आपका हो जाएगा I² बटे में आपका हो जाएगा R। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा प्रूव्ड। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर।
तो न्यूटन प्रति मीटर इसका हो जाएगा मात्रक। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि आखिर में इस डेरिवेशन में हुआ क्या है। आपको यहाँ पे ये जो फिगर है बस इसी की सहायता से पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करना है। देखो क्या है कि माना दो सीधे व लंबे समांतर धारावाही तार क्या है, पी क्यू और आर एस है, ठीक है, जो वायु या निर्वात में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, देखो इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, ठीक है, जिस कारण पी क्यू व आर एस, पी क्यू देखो पी क्यू में I1 तथा आर एस में I2 धारा प्रवाहित होने लगती है और इनके बीच की दूरी क्या होती है, R। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब इनमें धारा प्रवाहित होने लगेगी तो दो तारों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटे में 2 पाई आई बटे में आर। तो हम यहाँ पर पहले पी क्यू का देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे I1 लिखे थे। जब हम आर एस का देखेंगे कि इस पर जो बल लगेगा तो यहाँ पर I2 रखेंगे। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि I1 कहाँ पे रखना है, I2 कहाँ पे रखना है। जब पी क्यू तार की बात होगी तब आपको I1 रखना है और जब इस पर लगने वाले बल की बात होगी तब आपको I2 रखना है। इसके बाद B का मान उठा के समीकरण सेकेंड में रख देना है, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। तो क्या किया है, पहले केस में हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बटे में 2 पाई I1 बटे में यहाँ पे R, समीकरण फर्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र B के कारण पी क्यू एल लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर I2BL हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे अगर हम 90 अंश रखेंगे तो F बराबर I2BL, साइन यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है B और इस B का मान ये वाला उठाकर हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 2 पाई I1 और I2 को एक साथ में कर दिए, यल इधर गुणे में था इधर भेजे हैं बटे में आ गया और यहाँ पे R। यदि हम मान लेते हैं कि दोनों तारों में धारा समान बह रही है, दोनों में अगर धारा समान बहेगी तो I1 I2 क्या हो जाएगा, बराबर I हो जाएगा। तो यहाँ पे I इंटू आई रखेंगे, हो जाएगा I स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। देखो ये डेरिवेशन भी पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बहुत सारे तरीके से लिख के पेपर में आ सकता है। आपको याद क्या करना है, यहाँ पर लिखा होगा एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार। ये लाइन याद रखना, आवेशित अनंत लंबाई का तार, क्योंकि इसका 3 डेरिवेशन है। एक होगा अनंत विस्तार का समतल प्लेट होगा, एक होगा अनंत विस्तार के लंबाई का तार होगा और एक सीधा सीधा गॉस की प्रमेय होगा। तो आपको ये वाला डेरिवेशन और खासकर ये फिगर तो आपको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इस फिगर की सहायता से ही आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये फिगर याद होना चाहिए। अगर ये फिगर याद है तो आप इस डेरिवेशन को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हैं चलो वो समझते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक अनंत लंबाई का तार है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ एक एक लाइन समझते जाना और रचना में आपको वही लिखना है। रचना में क्या है कि देखो सबसे पहले ये एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार है जिस पर देखो प्लस आवेश पूरे तार पर समान रूप से वितरित है। पूरे तार पर देखो प्लस आवेश वितरित है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P1 है, एक बिंदु क्या है P1 है, जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है, ये जो हमने गाढ़ा किया ये आपका क्षेत्रफल अवयव d है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन इसी पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर भी P2 है, एक यहाँ पर भी P3 है और यहाँ पर भी क्षेत्रफल अवयव D है, DA है और यहाँ पर भी DA है। देखो ये लंबवत है तो इस पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ये भी लंबवत है तो इस पर 90 अंश का कोण बनेगा। ये एकदम इसके समांतर है, अगर समांतर है तो यहाँ पर 0 अंश का कोण बनेगा। मतलब जहाँ पर लंबवत होगा वहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और जहाँ पर क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है,
क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अगर एक ही दिशा में है तो 0 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लंबवत है तो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। और ये जो आप बेलनाकार भाग देख रहे हो इसकी हम कल्पना कर लेते हैं। क्या करते हैं कि r त्रिज्या का एक बेलनाकार भाग की हम कल्पना कर लेते हैं। इस बेलनाकार भाग की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये आपका यल है, अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो ये आपका r होगा। तो ये पूरा रचना जो हमने बताया है आपको इसी तरीके से लिखना भी है। क्या लिखना है तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो क्या लिखा है कि माना AB एक अनंत लंबाई का, क्या लिखा है कि माना AB एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P1 पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसका बेलनाकार भाग के वृत्तीय बिंदु पर P2 व P3 पर विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिनका क्षेत्रफल अवयव क्या है dA है। बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण क्या होगा 0 अंश होगा। जबकि P2 व P3 पर क्षेत्रफल अवयव dA एवं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है अतः इनके बीच का कोण 90 अंश होगा। ये सारी चीज़ें हमने समझा दिया कि 90 अंश क्यों हो रहा है, 0 अंश क्यों हो रहा है, क्षेत्रफल अवयव क्या है। ये सारी रचना आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए और आपको ये रचना लिखना भी है पेपर में। देखो माना AB एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P1 पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिससे बेलनाकार भाग के वृत्तीय बिंदु पर P2 व P3 पर विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिनका क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है अतः इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। जबकि P2 व P3 पर क्षेत्रफल अवयव dA एवं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है अतः इनके बीच का कोण 90 अंश होगा। तो मैं सारी की सारी चीज़ें फिर से आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इस चित्र में आपको क्या क्या लिखना है, रचना में लिखना है कि माना एक अनंत लंबाई का तार AB है जिस पर समान रूप से आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम P1 को केंद्र मानकर एक बेलनाकार भाग की कल्पना कर लेते हैं जिस पर इसके वृत्तीय भाग पर, देखो ये आपका क्या है वृत्तीय भाग है, वृत्तीय भाग P2 व P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक दूसरे के लंबवत है अतः इनके बीच में कोण 90 अंश होगा। जबकि बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव dA एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण 0 अंश होगा, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है और पेपर में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P1 पर, क्योंकि P1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे बिंदु P1 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा d फाई, d यहाँ पे फाई। अब P1 है तो यहाँ पर हम P1 लिख दे रहे हैं, d फाई। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर E इंटू में dA होता है। यहाँ पर हो जाएगा d, यहाँ पे फाई, यहाँ पे P1 हो जाएगा बराबर, वेक्टर हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर E dA, जैसे वेक्टर हटेगा यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। हमने क्या कहा था P1 पर क्या होगा, कोण कितना अंश का होगा, थीटा बराबर यहाँ पर कितना अंश का होगा, 0 अंश का होगा। तो हो जाएगा d फाई, यहाँ पे हो जाएगा P1
बराबर हो जाएगा ई, यहाँ पे डी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 0 अंश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पे फाई, यहाँ पे पी 1 बराबर, ये आपका हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ तक आपको करना है। अब क्या लिखेंगे वृत्तीय भाग पर, क्योंकि बेलनाकार भाग में वृत्तीय भाग भी था, तो लिखेंगे वृत्तीय भाग पर उपस्थित क्या माने हैं P2 व P3 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का निकालना है, तो एक का हो जाएगा डी फाई, चलो यहाँ पे हो गया P2 बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा हम लिखते हैं ई डी ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, पर थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा का वैल्यू रखेंगे 90 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई P2 बराबर ई डी ए कॉस 90 अंश हो जाएगा। कॉस 90 अंश का मान होता है 0, मतलब पूरा मान आपका डी फाई P2 बराबर हो जाएगा 0, समीकरण हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद अब क्या लिखेंगे P3 पर, तो हो जाएगा आपका डी फाई P3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हो जाएगा 90 अंश, तो इसका मान भी हो जाएगा 0, डी फाई P3 0 हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा यहाँ पर आपका 3, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पर हो गया थर्ड। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका फाई, यहाँ पे P बराबर, यहाँ पे हो जाएगा डी फाई P1 प्लस में डी फाई P2 प्लस में डी फाई P3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फाई P बराबर, यहाँ पे डी फाई P1 का वैल्यू हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई P बराबर, ई बाहर आ जाएगा, अंदर आपका हो जाएगा डी ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है जो भाग है गॉसियन पृष्ठ का वो बेलनाकार भाग है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, एच की जगह पे हमने क्या लिखा था यल लंबाई, तो यहाँ पे यल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई P बराबर में ई हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हमने फार्मूला पढ़ा था फाई का, ठीक है, फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू बटे में, ठीक है, यहाँ पे ई ना लिखे, यहाँ पर ई लिखेंगे, ठीक है, ई गॉसियन पृष्ठ की परिकलन, फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फाई ई की जगह पे क्या रखेंगे क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 पाई आर एल रखेंगे। इसके बाद अगर हम ई को रोक लेते हैं, यहाँ पर ई भी तो है, अगर हम ई को रोक लेते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू इसके बटे में आ जाएगी, मतलब हो जाएगा क्यू बटे में 2 पाई आर एल, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फार्मूला होता है लेमडा बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। लेमडा को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, लेमडा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, इनकी जगह पे क्या रखेंगे लेमडा, तो हो जाएगा ई बराबर में लेमडा बटे में 2 पाई आर एल। लेमडा बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे में एल होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, कॉस के परमेय में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू बटे में एल, देखो क्यू और बटे में एल की जगह पे क्या हो जाएगा
लेमडा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ये आपको प्रूव्ड करना है, और यहाँ तक अगर आप पेपर में लिखकर आते हैं तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको डेरिवेशन तो दो बड़ा है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया है। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के भीतरी अक्ष पर तथा बाहरी क्षेत्र पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। देखो ये डेरिवेशन भी बहुत तरीके से पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रश्न तो लिख लिया होगा, और सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। अगर ये चित्र आपको याद है तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा आपका एक तार है, ठीक है, ये पूरा आपका एक तार है जिसके एक बिंदु O से R दूरी पर, ये बिंदु देखो बाहर है, बाहरी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और एक बार इसके भीतरी मतलब यहाँ पर इसके पृष्ठ पर, एक बार हम बाहर निकालेंगे, एक बार पृष्ठ पर और एक बार भीतर। मतलब 3 प्रश्न है इस डेरिवेशन में, आपके 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना एक धारावाही चालक तार, ठीक है, ये आपका पूरा एक धारावाही चालक तार है जिसमें देखो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि लूप की त्रिज्या, ये आपका लूप है और लूप की त्रिज्या क्या है, लूप की त्रिज्या आपका R है, तथा मुख्य परिच्छेद, ये आपका मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो बिंदु O से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखो मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि लूप की त्रिज्या, यहाँ पे लूप की त्रिज्या को हम A कहेंगे, ठीक है, लूप की त्रिज्या आपका क्या है A, और मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या क्या है R। ये लूप की त्रिज्या है, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, लूप की त्रिज्या आपका जो होगा वो आपका A है, लूप की त्रिज्या आपका हो जाएगा A, और मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या अगर देखा जाए, मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या तो ये आपका हो जाएगा R, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि डेरिवेशन में इनका यूज बहुत होगा कि लूप की त्रिज्या क्या है और मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या क्या है। तो रचना में देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि लूप की त्रिज्या A तथा मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तो बिंदु O से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मुख्य बिंदु O से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एम्पियर का नियम अगर पढ़ा होगा तो ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो हम डाल देंगे। प्रेजेंट टाइम में हम सारे डेरिवेशन का वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए पहले सारे लॉन्ग प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे प्रश्नों का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर के नियम का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है समाकलन, रेखीय समाकलन B इंटू यहाँ पे DL बराबर में म्यू नॉट यहाँ पे I। ये होता है एम्पियर का नियम। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पर वेक्टर लगा होगा, अगर हम वेक्टर को हटाएंगे तो हो जाएगा B DL हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर यहाँ पे म्यू नॉट I की जगह पे तो आपका I हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थीटा बराबर हम रखेंगे 0 अंश, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा B cos 0 अंश बाहर आ जाएगा, और रेखीय समाकलन और DL आपका अंदर रहेगा, यहाँ पे म्यू नॉट यहाँ पे हो जाएगा I हो जाएगा, cos 0 अंश का मान हो जाएगा 1, यहाँ पे B DL। देखो DL का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा वृत्त है और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा 2 पाई, और यहाँ पे R रखेंगे, ठीक है, A नहीं रखेंगे क्योंकि हमें 2 पाई R आपका वृत्त की परिधि का रखना है, 2 पाई R बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यू नॉट
और यहाँ पे आपका हो जाएगा आई। अगर हम बी को यहाँ पर रोक लेते हैं, अगर हम बी को यहाँ पर रोक लेते हैं तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये आपका पहला केस है। कब? जब बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कौन सा केस है? बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमें 3 केस पढ़ना है। ये बाहर, तो बाहर वाले में क्या होगा? आर जो होगा वो ए से बड़ा होगा, आर का मान जो होगा वो ए से बड़ा होगा। तो ये आपका पहला हो गया कंप्लीट। कब? जब बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। अब दूसरा केस आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या आएगा कि पृष्ठ पर तार के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब तार के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 3 केस आएंगे। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा? जब तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आर का मान होगा इससे बड़ा हो जाएगा आपका क्या? ए का मान। ठीक है, जब इसके भीतर किसी बिंदु पर हम देखेंगे तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिखना क्या है? देखो, जो धारा होगा, धारा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? इसके त्रिज्या के। तो त्रिज्या आपका क्या आएगा? पहले लूप की त्रिज्या पाई स्क्वायर, मतलब पाई ए का स्क्वायर। यहाँ पे आई अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, हो जाएगा के, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर। समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। उसी प्रकार ये बाहर के लिए था, आई ई लगा देते, मतलब इनर के लिए। तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आई ई बराबर, यहाँ पे के हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। समीकरण हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट में सेकेंड से, देखो सेकेंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो हो जाएगा आई ई बटे में आई बराबर के पाई आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा के पाई ए स्क्वायर। के पाई से के पाई कट जाएगा, हो जाएगा आई ई बराबर आई आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक इसका मान आ जाएगा। इसके बाद फार्मूला फिर एम्पियर के नियम से फार्मूला हो जाएगा आपका रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर में म्यू नॉट, यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई ई लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका बी तो बाहर आ जाएगा और कॉस से थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा डी एल बराबर में यहाँ पे म्यू नॉट आई ई की जगह पे पाई आई आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी कॉस 0 अंश का मान 1, डी एल की जगह पे 2 पाई यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। आर से एक आर आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर, यहाँ बचेगा म्यू नॉट, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, नीचे 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये भी आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो देखो, 2 तरह से प्रश्न आपका पूछेगा, या तो आपका पूछेगा भीतर या तो आपका पूछेगा बाहर। तो बाहर और भीतर अगर पूछेगा तो आपको ये दोनों प्रश्न लिख देना है। इसके बाद ये डेरिवेशन आपका पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों, ये डेरिवेशन भी पेपर में रिपीट हुआ है और ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।